वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एम कॉमर्स पे। यूनिट 6 में आपका स्टार्ट करवा चुकी हूँ। इट मीन्स स्टाफिंग आपका मैंने आपको बताया था स्टाफिंग क्या होता है। मेनली इसमें 3 प्रोसेस इंक्लूड है क्या। फर्स्टली रिक्रूटमेंट, सेकंड सिलेक्शन एंड थर्ड है आपका ट्रेनिंग, जिनको मिला के बनी है आपकी स्टाफिंग। और भी है इसमें इंक्लूड, जैसे प्रमोशन भी, कंपनसेशन भी आपका इंक्लूड है स्टाफिंग के, बट मेन आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ही आपका लिया जाता है। ओके, तो स्टाफिंग मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजिंग सेकंड होता है, थर्ड होता है मैनेजमेंट का फंक्शन स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ आज का टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। तो देखते हैं आपके इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग के, जिसे हम नीड भी कहेंगे, बेनिफिट्स भी कहेंगे एंड एडवांटेजेस भी कहेंगे। सी, इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। Efficient staff can help to attain number 1 position in market। जो एफिशिएंट स्टाफ होता है, बहुत अच्छा स्टाफ होता है, वो आपको नंबर 1 पोजीशन लाने में मार्केट में मदद करता है। और अगर इनएफिशिएंट स्टाफ होगा तो वो मार्केट में आपकी पोजीशन को डाउन कर देगा। तो जो परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड करती है एम्प्लॉयज़ किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इम्पोर्टेंस आपका क्या है कि एम्प्लॉयज़ आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके भरोसेमंद होने चाहिए, तभी आपका एम्प्लॉयज़ के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर तक पहुंचा सकोगे। तो प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो अगर आपके पास प्रॉपर स्टाफिंग है, इट मीन्स आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड हो सकता है। क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड हो सकते हैं? फर्स्ट, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। आपका ये बोला गया है जो स्टाफिंग फंक्शन होता है वो जॉब पोजीशन फिल करने में मदद करता है। मतलब स्टाफिंग फंक्शन को ज़रूरत पड़ती है क्या, जॉब पोजीशन को फिल करने में। तो देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अनटिल दीज ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉयज़। तो यहाँ ये बोला गया है अगर किसी के लिए जॉब पोजीशन ही नहीं होगी तो आपका, इट मीन्स एम्प्लॉयज़ अगर नहीं होंगे तो आपकी जॉब पोजीशन का भी कोई यूज़ नहीं होगा। कहने का मतलब एम्प्लॉयज़ ही आपके क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट एसेट्स है। एम्प्लॉयज़ की वजह से ही आपका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो आपका जॉब पोजीशन फिल करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, कोई यूज़ नहीं होगा। तो जब तक एम्प्लॉयज़ होंगे तब तक आपका स्टाफिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चलेगा। तो यहाँ यही बोला गया है, दे विल बी नो यूज जॉब पोजीशन अनलेस एंड अनटिल दीज आर ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉयज़। तो इसका कोई जॉब पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई यूज़ ही नहीं होगा जब तक आपके एम्प्लॉयज़ ही काम नहीं करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ये किसके थ्रू होगा? ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू करेंगे? स्टाफिंग फंक्शन के ही थ्रू करेंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं आपके स्टाफिंग फंक्शन में। वेकेंट जॉब निकाली जाती है जिसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉयज़ का एंड उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। गॉट इट? सिंपली यहाँ ये बोला गया है कि स्टाफिंग फंक्शन जो होता है, स्टाफिंग फंक्शन को जॉब पोजीशन फिल करने की ज़रूरत पड़ती है। जॉब पोजीशन का कोई रोल नहीं होगा, कोई यूज़ नहीं होगा अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही काम नहीं करेंगे, मतलब एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करना, अपॉइंट करना कौन करता है? स्टाफिंग। तो ये किसके थ्रू होगा? आपके स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू आपका पॉसिबल होगा। गॉट इट? वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो जो स्टाफिंग फंक्शन होता है, राइट पर्सन को राइट जॉब प्रोवाइड करवाता है कि किसको क्या काम करना है। एक ही एम्प्लॉय सारा काम नहीं कर सकता। मार्केटिंग की अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अलग एम्प्लॉयज़ होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग एम्प्लॉयज़ होंगे।
सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो सेल्स डिपार्टमेंट के अलग एम्प्लॉयज़ होंगे। तो यहाँ क्या होता है, प्लेस तय कौन करता है कि किसको क्या काम करना है, आपका स्टाफिंग फंक्शन बताता है। तो स्टाफिंग क्या होता है, आपको इंश्योर करता है हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो जो प्रॉपर आपने रिक्रूटमेंट करा है, वेकेंट जॉब निकाली है, सेलेक्ट करा है एम्प्लॉयज़ को, तो उनको राइट पोजीशन, उनकी प्लेस बताता है कि किसको क्या काम करना है। तो एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो एम्प्लॉयज़ को उनकी प्लेस किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। जिसकी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी उनको बेटर पोजीशन मिलेगी, बेटर प्लेस मिलेगी, और जिसकी क्वालिफिकेशन लो होगी तो उनको कम प्लेस मिलेगी। मतलब आपको बेटर अच्छी प्लेस नहीं मिलेगी, काम तो मिल जाएगा बट इतना अच्छा काम नहीं मिलेगा। गॉट इट। तो एम्प्लॉयज़ की जो प्लेस होती है वो डिपेंड करती है उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, अगर 12th पास करके कोई कंपनी में काम करना चाहे और वहीं पर आपका 12th पास के साथ साथ एक बीकॉम पर्सन भी आ जाए, तो बीकॉम पर्सन को हाई प्लेस मिलेगी एंड जो 12th पास होगा उसको लो प्लेस मिलेगी, क्योंकि उसने जस्ट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने 12th पास करा है, ना कि उसने कोई बैचलर डिग्री ली है। गॉट इट। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, जो हम प्लेस होता है, प्लेस तय करते हैं कि राइट पर्सन को राइट जॉब मिलनी चाहिए, वो किसके थ्रू करते हैं, प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के थ्रू करते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनकी प्लेस दी जाएगी उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जिसने अच्छी हाई डिग्री है जिसके पास, उनको बेटर प्लेस मिलेगी, और जिसके पास कम डिग्री है, ज़्यादा डिग्री नहीं है, उनको लो प्लेस मिलेगी। गॉट इट। सेकेंड तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफिंग एंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। अगर हम एफिशिएंट स्टाफ सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, तो जो स्टाफिंग फंक्शन है वो इंश्योर दिलाएगा कि आप सर्वाइव एंड ग्रोथ कर सकते हो अपने एंटरप्राइज में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है वो एफर्ट किसके थ्रू डाला जाता है, एम्प्लॉयज़ के थ्रू। यहाँ ये क्या बोला गया है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, सर्वाइव करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके थ्रू करता है, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट के साथ किया जाता है। एम्प्लॉयज़ जितना अच्छा होगा, एम्प्लॉयज़ जितने अच्छे होंगे, जितने अच्छे तरीके से काम करेंगे, उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव भी कर सकेगा, उनकी ग्रोथ भी डेवलप्ड होगी, मतलब ग्रोथ भी होगी। इट मीन्स ब्रांचेस वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो ये भी किसके थ्रू होता है, ग्रोथ जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके स्टाफिंग फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, क्योंकि उसमें हम अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मेन एसेट्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर तक ले जाते हैं। ओके, इट मीन्स टॉप पोजीशन में ले जाते हैं, मार्केट में टॉप पोजीशन आपकी लाते हैं। वहीं पर फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू मैन पावर प्लानिंग and job analysis we can find out the number of employees and type of employees required in the organization। मैन पावर प्लानिंग के थ्रू, मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट टास्क एंड गोल। तो यहाँ ये बोला गया है कि जो मैन पावर प्लानिंग, जो हम लोगों की प्लानिंग करते हैं कि किसको क्या पोजीशन देनी चाहिए, किस तरीके से ये इनका काम एनालाइज करे, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे, वर्कर्स कौन से होंगे, फाइनेंस में कौन से होंगे। तो ये जो हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं उसके थ्रू क्या होता है, जॉब एनालाइज किया जाता है, जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड कर सकते हैं एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ भी फाइंड कर सकते हैं जितनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होगी, इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि 100 अगर फॉर्म्स है, 100 अगर आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो आप कितने फॉर्म्स निकालोगे एम्प्लॉयज़ के लिए, 1000 या 500 इतने फॉर्म्स निकालोगे। क्यों? क्योंकि हमें बेस्ट एम्प्लॉयज़ चाहिए। जितने ज़्यादा फॉर्म्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, हमें
सबकी बेटर क्वालिटी पता चलती रहेगी। उसमें से हम 100 ही सेलेक्ट करेंगे कि आपके 20 प्रोडक्शन में जाने हैं, 20 आपके सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ काम करने हैं। तो ऐसे करके हम उनको डिवाइड करेंगे। तो मैन पावर प्लानिंग यही होती है कि जो हम लोगों का चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो मैन पावर प्लानिंग के थ्रू ही क्या होता है, आपका जॉब एनालाइज की जा सकती है। जॉब भी एनालाइज होता है। आप जॉब एनालाइज के थ्रू भी, मैन पावर एंड जॉब एनालाइज के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड कितने टाइप के एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी हमें पता चल जाता है। तो इससे क्या होगा, मैन पावर अगर हम प्लानिंग करेंगे कि हमें जितने लोगों की ज़रूरत है हम उतने ही लोग लाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग। ओवर मैनिंग मतलब होता है प्रोवाइड विथ मोर स्टाफ देन नेसेसरी, मतलब हमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कोई चांसेस नहीं है कि हमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़े। और शॉर्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल, और ऐसा भी ना हो कि शॉर्टेज हो जाए। ठीक है, तो अगर हम मैन पावर प्लानिंग अच्छे से करेंगे, लोगों का चयन अच्छे से करेंगे, जितने हमारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है हम उतने ही एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे, तो कोई चांसेस नहीं होंगे कि हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़े, या शॉर्टेज हो, या फिर अंडर यूटिलाइजेशन हो लोगों का। ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट की अगर हम बात करें तो हेल्प्स इन कंपीटिंग। हेल्प्स इन कंपीटिंग का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन ईजिली एक्वायर कर सकते हैं। इट मीन्स दो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम फिजिकल रिसोर्सेस हो सकते हैं, सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो सकते हैं, बट व्हाट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द अदर इज द एफिशिएंट स्टाफ। बट क्या, कौन सा, यहाँ ये बोला गया है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन को विन बनाती है, इट मीन्स जिताती है, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर राज कर सके। वो होती है आपके पास एफिशिएंट स्टाफ। इट मीन्स एफिशिएंट स्टाफ होगा तो आप अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर विन कर सकोगे, मतलब जीत सकोगे। तो यहाँ सिंपली अगर मैं इस लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब एक कंपनी के पास भी 10 लाख है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास भी 10 लाख है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास भी 10 लाख है, तो सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए ना। तो यहाँ पर यही बोला गया कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज अलग होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इट मीन्स एफिशिएंट स्टाफ के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जिता सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। तो जो चीज़ मदद करती है आपको जिताने में वो कहलाती है आपका एफिशिएंट स्टाफ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही पर्सन, आपके जो स्टाफ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वही आपके कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हो, नहीं ना, लोग अलग होते हैं। तो काम करने वाले लोग अलग होते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जीत सकती है। ठीक है, तो दी ऑर्गेनाइजेशन विथ एफिशिएंट स्टाफ कैन ईजिली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो अगर आपके पास एफिशिएंट स्टाफ होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट स्टाफ के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, मतलब कॉम्पिटिटर्स से जीत सकेगी। ओके, ईजिली जीत सकेगी। तो यहाँ सिंपली फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो एक ही होते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज आपके अलग होते हैं। इट मीन्स काम करने वाले लोग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग काम करने वाले लोग होते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग काम करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उन एम्प्लॉयज़ की थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर्स से जीत सकती है। ओके, नेक्स्ट अगर 6 पॉइंट की बात करें, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो स्टाफिंग फंक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि हमने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करा एंड देन स्टाफिंग फंक्शन खत्म हो गया, नहीं। क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन में आपका क्या क्या इंक्लूड है, ट्रेनिंग भी इंक्लूड है, प्रमोशन भी इंक्लूड है, कंपनसेशन भी इंक्लूड है। तो जो सारी एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में मदद करती है एंड एम्प्लॉयज़ का मोरल भी बूस्ट अप करती है। इट मीन्स उनको, उन पे जागरूकता
पैदा करती है कि नहीं, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे देन हम अपने लिए भी काम करेंगे। ये मोरल जगाती है किसके अंदर? एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो सिंपली बोले आपको तो जो स्टाफिंग फंक्शन होता है, स्टाफिंग फंक्शन एम्प्लॉयज़ के अपॉइंटमेंट के साथ ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन में इंक्लूड है ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन और जिन ये जो एक्टिविटीज़ है स्टाफिंग फंक्शन की, इसकी हेल्प से क्या हो सकता है? एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन जागता है। एम्प्लॉयज़ को हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं और उनका मोरल भी बूस्टअप कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है लास्ट 7 पॉइंट है आपका, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। इट मीन्स no other function of management can be carried out without efficient staff function, because all the functions are performed by human beings and human beings join the organization by staffing function only. कोई भी अदर फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो कैरी आउट नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डाइटिंग हो या फिर आपका कंट्रोलिंग हो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एफिशिएंट स्टाफ ही नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तो लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तो आप किस तरीके क्यों करोगे प्लानिंग? जब लोग ही नहीं होंगे आपके पास काम करने के लिए, तो आप किसको मोटिवेट करोगे? किसके साथ कम्युनिकेट करोगे? किससे काम करवाओगे? तो यहाँ यही बोला गया है कि क्योंकि ऑल दी फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स, क्योंकि सारे जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डाइटिंग हो या फिर कंट्रोलिंग हो, सारे फंक्शंस आपके ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स आपके ज्वाइन किसके थ्रू होते हैं? स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू ही ज्वाइन होते हैं। कोई अलग फंक्शन नहीं है कि आप एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सको, वेकेंट जॉब निकाल सको, देन उनको सेलेक्ट कर सको, देन उनको ट्रेनिंग दे सको। तो एक स्टाफिंग के बिना आपके सारे जो अदर फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डाइटिंग एंड कंट्रोलिंग, वो वेस्टलेस है, वेस्टफुल है। ठीक है? क्योंकि बिना एफिशिएंट स्टाफ के आपका ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। ह्यूमन बींग्स के बिना, लोगों के बिना आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो रन नहीं कर सकता। गॉट इट? तो ये आपके 7 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। फर्स्ट था फिलिंग द रोल्स, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, सेकंड प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, थर्ड था आपका ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, फोर्थ था आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिफ्थ था आपका हेल्प्स इन कंपीटिंग, सिक्स था आपका इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, एंड लास्ट था आपका की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। सो अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ताकि मैं उस पॉइंट को अच्छे से आपको क्लियर करवा सकूं। और अगर वीडियो भी पसंद आई होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉट इट? नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी कि स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है। स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है आपका इस साल डिलीट हो रखा है आपके टॉपिक से, बट सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो भी आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपके वो नॉलेज में हो, क्योंकि वो टॉपिक आपके परमानेंटली डिलीट नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि वो आपके नॉलेज में हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।